इलेक्ट्रोफोरेसिस के मीनिंग से समझते हैं हम लोग। देखो, दो वर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है तुमको। एक वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है फोरेसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। और फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। दो वर्ड हो गया, एक हो गया इलेक्ट्रो जिसका मतलब निकल के आ रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड, और फोरेसिस दूसरा वर्ड है जिसका मतलब निकल के आ रहा है मूवमेंट। तो अगर इसका डेफिनेशन समझ में आ जाए हम लोगों को तो सिंपल सा चीज हो जाएगा ये। तो कोई एक चार्ज मॉलिक्यूल का किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करना है, क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाएगा। तो इसका मीनिंग भी लिख लेते हैं। मीनिंग क्या निकल के आता है? मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो जो भी चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके उनको जब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लाइड फील्ड में रख दिया जाता है तो वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस चीज को सिंपली ऐसे समझ सकते हो। मान लो एक टैंक रख दिया तुमने, बफर भरा हुआ है इस टैंक में। क्या भरा हुआ है? बफर भरा हुआ है। इसी टैंक में तुमने एक तरफ से एनोड को ऐड कर दिया है और एक तरफ से कैथोड को लगा दिया है। अब सिंपल सी बात देखो, अब यहां पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स पाए जा सकते हैं। हो सकता है कि किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है कि किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही हम क्या करेंगे, इस एनोड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चालू कर देंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी चालू होगी उसकी वजह से क्या होगा? ये जो पॉजिटिव वाला आयन है वो किसकी तरफ मूव करेगा? नेगेटिव चार्ज वाले एनोड की तरफ मूव करेगा। ये जो निगेटिव चार्ज वाला आयन है वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। सेम यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरफ मूव करेगा? निगेटिव चार्ज की तरफ। और ये जो निगेटिव चार्ज है वो किसकी तरफ मूव करेगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो किसी भी एक चार्ज मॉलिक्यूल का जिसके पास चार्ज प्रेजेंट हो, उसको जब किसी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रदान कर रहे हैं ना, जब भी किसी एक चार्ज मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जाएगा तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसी मूवमेंट को कहा जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर बात करो ना, तो देखो कुछ प्रिंसिपल काम कर रहे होते हैं इसके ऊपर, कुछ नियम काम कर रहे होते हैं, और उस नियम के हिसाब से तुम बता सकते हो कि कोई एक मॉलिक्यूल कितना मूव करेगा। तो एक एजम्पशन लेते हैं, सेम इसी है जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, इसके लिए हम लोग एक क्या कर रहे हैं, एक एजम्पशन ले रहे हैं। एजम्पशन ये ले रहे हैं कि मान लो कि यहां पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया गया है वो है ई। क्या लिख रहे हैं हम लोग? हमने एक कंडीशन लिया, व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड। इसमें
इस वाला जो चैम्बर है उसमें हमने ई इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाइड किया। किसके ऊपर अप्लाइड किया? किसी एक आयन के ऊपर। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया गया किसी एक आयन की तरफ, और उस आयन के ऊपर चार्ज अगर मान लेते हैं, वो है जेड। क्या हो गया? उसका चार्ज अगर हमने मान लिया जेड, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से वो या अट्रैक्शन का फोर्स महसूस करेगा। क्या महसूस करेगा? एक फोर्स महसूस करेगा। तो वो जो फोर्स है, तो वो जो फोर्स है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो फोर्स का वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पहला चीज तो डिपेंड करेगा वो कि हमने कितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया है, और दूसरा डिपेंड करेगा कि उस आयन का चार्ज कितना है। जितना ज्यादा वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करोगे तुम, उतना तेजी से मॉलिक्यूल क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे एनोड या फिर कैथोड की तरफ। और अगर आयन के ऊपर चार्ज भी ज्यादा है, मान लो कि यहाँ पे सोडियम है और कैल्शियम है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है और कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, तो कैल्शियम जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज है वो जल्दी जल्दी माइनस चार्ज की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। तो जब इलेक्ट्रिकल फील्ड ई अप्लाई किया गया, और ई अप्लाई करने के बाद जेड चार्ज वाले मॉलिक्यूल को जब हमने क्या किया, उसमें रखा, तो उस मॉलिक्यूल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ई इंटू जेड के बराबर हो जाएगा। ई इंटू जेड का मतलब ई की वैल्यू इंटू जेड की वैल्यू। सर यहाँ पर इट एक्सपीरियंस है कि ये अट्रैक्शन फोर्स है? एक्सपीरियंस फोर्स। एक्सपीरियंस का मतलब इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये आयन। अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है ना, कोई जरूरी थोड़ी है यहाँ पे। इसीलिए हम लोग बस बोले हैं कि वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन सेम जस्ट दूसरा कंडीशन देखो, जब ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा होगा, जब ये आयन मूव कर रहा होगा, तो मूवमेंट के दौरान क्या होगा? ये किसी बफर से ही तो गुजर रहा है, और बफर में भी कोई ना कोई पार्टिकल्स होंगे, और ये पार्टिकल क्या करेंगे? इस आयन के मूवमेंट को रोकेंगे, फ्रिक्शन महसूस करेगा ये। तो वो चीज देख लेते हैं, दूसरा चीज। तो क्या बोल रहे हैं? जब इसका माइग्रेशन होगा, क्या होगा? जब इसका माइग्रेशन होगा, तो इसका जो माइग्रेशन है उसको अपोज किया जाएगा एक फोर्स के द्वारा, जिसको कहा जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी V इंटू जेड, सॉरी V इंटू एफ। यहां पे V का मतलब निकल के आ जा रहा है वेलोसिटी। जितना तेजी से वो मूव करेगा उसके ऊपर उतना ज्यादा फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। V का मतलब क्या निकल के आ रहा है? वेलोसिटी। और F का मतलब यहां पे निकल के आ रहा है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट।
तो अभी तक दो चीज सिंपल सिंपल सा चीज समझ में आ गया। पहला चीज, जब किसी एक चार्ज वाले मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जाएगा तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ मूव करेगा। मूवमेंट डिपेंड करेगा कि कितना वोल्टेज अप्लाई किया है और आयन के ऊपर चार्ज कितना है। लेकिन जब वो मूव कर रहा होगा तो उसके मूवमेंट को रोका जाएगा फ्रिक्शन के द्वारा। और वो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो दो चीज पे डिपेंड करेगा। पहला तो वो आयन कितना तेजी से मूव कर रहा है, और दूसरा कि वहां पे फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना है। लेकिन अल्टीमेटली देखो तो यहाँ पे दो एफ फोर्स लग रहा है। एक फोर्स जो आयन को मूव करवा रहा है एनोड या कैथोड की तरफ, दूसरा फोर्स जो है वो क्या कर रहा है, जस्ट उस आयन के मूवमेंट को रोक रहा है। तो क्या होता है कि जब हम लोग कोई एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड देंगे, क्या देंगे, कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड देंगे, तब क्या देखने को मिलेगा। तो जब भी एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया जाता है तो ये जो दोनों फोर्स है, मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। एट कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फोर्स E इंटू जेड इज इक्वल्स टू V इंटू एफ। ये तीसरा इक्वेशन निकल के आ जाता है। अब तुम क्या करो, थोड़ा बहुत इस चीज को संभाल के लिख लो। V इज इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा, E जेड अपॉन में एफ। अब ये जो फॉर्मूला निकल के आया है ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है किसी भी इलेक्ट्रोफोरेसिस के मूवमेंट के लिए। कैसे, तो सिंपल सा चीज है, देखो V का मतलब क्या निकल के आया था, V का मतलब निकल के आया था वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट। E का मतलब क्या निकल के आया था, अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड। Z का मतलब निकल के आया था चार्ज ऑफ पार्टिकल। और F का मतलब निकल के आया था फ्रिक्शन को एफिशिएंट। तो किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम लोग कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रहे हैं तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट का जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो तीन चीजों के ऊपर अल्टीमेटली डिपेंड करेगी। पहला कि तुमने कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया है उसके ऊपर, कितना ज्यादा वोल्टेज कितना कम वोल्टेज लगाया है। दूसरा इस चीज के ऊपर कि चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है। और तीसरा उसका फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कितना। इन तीनों चीजों से तुम क्या कर सकते हो, वेलोसिटी बता सकते हो। तो किसी भी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सिंपल सा चीज देख लो। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड। Velocity is directly proportional to charge of the molecule, but velocity is inversely proportional to the friction coefficient. तो इससे देख के तुमको क्या पता चल रहा है, पहला चीज तो ये यहां पे कि अगर मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल तुमने रखा है, एक मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज ज्यादा है, दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कम है, तो जिस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा तेजी से मूव करेगा। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज ज्यादा है
तो वो ज्यादा तेजी से मूव करेगा। पहला चीज। दूसरा चीज पे आ जाओ। दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि जब तुम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा लगाओगे तो भी मूवमेंट जो है वो क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। जब वोल्टेज ज्यादा अप्लाई कर दो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोफोरोसिस तुम लोग कर रहे हो 50 वोल्ट के ऊपर, तुम 50 वोल्ट से बढ़ा के 70 वोल्ट कर लो, सेपरेशन जो है वो ज्यादा तेजी से हो जाएगा। लेकिन 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 एक दिक्कत है यहां पे। दिक्कत क्या है, तो पहले इस चीज को यहां पे लिख लेते हैं। वेन हायर वोल्टेज इज अप्लाइड, तो क्या होगा। तो एक नियम तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल्स टू आई आर। यही बोलता है ना कि जो वोल्टेज होता है वो धारा इनटू रेजिस्टेंट के बराबर होता है। या फिर इसी को डायरेक्टली क्या बोला जा सकता है, V इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंट। क्या देखने को मिल रहा है, V इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो तुम ये बोल रहे हो कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे सेपरेशन का स्पीड बढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे तुम वोल्टेज इंक्रीज करोगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे बफर के मॉलिक्यूल दूर दूर प्रेजेंट हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर तुम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हो तो जेल की पोर का साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सा चीज है, देखो यहां पे अगर वोल्टेज तुमने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है जेल का पोर साइज भी बढ़ जाएगा, और जेल का पोर साइज बढ़ने का मतलब है कि जेल अब धीरे धीरे मेल्ट होने लग गया है। तो जेल के मेल्ट होने की वजह से सेपरेशन जो है वो देखने को तुमको अच्छे से नहीं मिलेगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट वोल्टेज फिक्स करना पड़ेगा कि इससे ज्यादा वोल्टेज तुम नहीं रख सकते, या फिर तुमको कोई एक कूलेंट सिस्टम रखना पड़ेगा। कूलेंट सिस्टम का मतलब तुम जिस चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रोफोरोसिस कर रहे हो उसका टेम्परेचर कंट्रोल करो। अगर तुम ज्यादा वोल्टेज पे इलेक्ट्रोफोरोसिस करना चाहते हो तो या तो चैम्बर का टेम्परेचर कंट्रोल करो, अगर चैम्बर का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो सिंपल सा बात है वोल्टेज कंट्रोल करो। क्योंकि ज्यादा वोल्टेज में जेल का पोर साइज इंक्रीज हो सकता है, जेल मेल्ट हो सकता है, और जब जेल मेल्ट हो जाएगा तो फिर सेपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। साथ में यहां पे ये देख रहे हैं हम लोग कि जो वेलोसिटी ऑफ द मूवमेंट है वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे मूवमेंट जो है वो स्लो होता चला जाएगा। क्या होगा, जैसे जैसे फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मूवमेंट जो है वो कम होता जाएगा। अब ये जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू है वो निकल के आती है 6 पाई ईटा एंड आर। 6 पाई
का मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ईटा का मतलब निकल के आता है विस्कोसिटी ऑफ द मैट्रिक। और आर का मतलब निकल के आ जाता है रेडियस ऑफ आयन। देखो अब 6 की वैल्यू तो बदलने वाली नहीं है, 6 मतलब तो 6 ही रहेगा। पाई का मतलब भी बदलने वाला नहीं है, पाई का मतलब 22/7 ही रहेगा, मतलब 3.1 कुछ कुछ कुछ। दो ही चीजें चेंज हो सकती है, एक तो विस्कोसिटी ऑफ द मैट्रिक्स और सॉल्यूशन, और दूसरा रेडिएशन। अब देखो विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब क्या निकल के आ रहा है। सिंपल सा चीज, अगर तुम क्या करो, एक सिंपल सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। थॉट एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा करते हैं कि तुम अपना हाथ जो है एक, मतलब एक टंकी में पानी रखा हुआ है, तुम अपना हाथ उसमें आराम से ऐसे ऐसे मूव करा रहे हो। अब ओनली पानी है तो तुम्हारे हाथ का मूवमेंट में थोड़ा सा फ्रिक्शन तो लगेगा, लेकिन उतना ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा जो तुम्हारे हाथ के मूवमेंट को रोक दे। लेकिन अब उसी टंकी ऑफ द पानी में तुम क्या करना स्टार्ट कर दो, एगार मिलाना स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे एगार मिलाओगे वैसे वैसे पानी जो है वो क्या होता जाएगा, विस्कस होता चला जाएगा, और तुम्हारा हाथ का मूवमेंट क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रिटार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, रुकना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, अगर सॉल्यूशन की विस्कोसिटी ज्यादा है तो मूवमेंट स्लो हो जाएगा। और सेम वही चीज अब देखो, वही चीज देख लो कि तुमने क्या कर लिया है, पानी में मिला दिया है तुम्हारा एगार। लेकिन अब दो चीजें, एक छोटा सा चीज है और एक बड़ा सा चीज है। तुम चम्मच को ऐसे मूव करा रहे हो और एक बड़ा सा कोई चीज मूव करा रहे हो। तो जो छोटा सा चीज है वो क्या हो सकता है, ज्यादा तेजी से मूव कर सकता है एज कंपेयर टू जो बड़ा सा चीज है उसके मूवमेंट के। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर सॉल्यूशन की विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो फिर क्या देखने को मिलेगा तुमको, मूवमेंट जो है वो कम देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर रेडियस ऑफ द आयन तुमको ज्यादा देखने को मिल जाए तो समझ जाओ वो भी कम मूवमेंट करेगा। रेडियस ऑफ द आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द आयन। अगर रेडियस ज्यादा है मतलब उस आयन का साइज ज्यादा होगा। तो जिस भी मॉलिक्यूल की साइज होती है ज्यादा, इलेक्ट्रोफोरोसिस में वो कम मूव करता है। ठीक है, तो इस चीज को भी यहां पे हम लोग लिख लेते हैं। पीछे ये रेडियम नहीं है ना, रेडियस है, रेडियस ऑफ द आयन। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कुछ सिंपल सिंपल सा चीज बोल रहे हैं कि किसी एक मॉलिक्यूल का अगर रेडियस ज्यादा है तो सिंपल सी बात ये माना जा सकता है कि उसका साइज भी ज्यादा हो। और जब उसका साइज ज्यादा है तो उसका मूवमेंट जो है वो कम होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान। अब इतना सा अगर तुमको प्रिंसिपल याद रह जाएगा तो तुमको आसानी से पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन ज्यादा तेजी से मूव करेगा, कौन स्लोली मूव करेगा। तो चलो कुछ कॉमन सेंस से क्वेश्चन पूछ लेते, कॉमन सेंस वाला। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम क्या कर रहे हो, मूवमेंट, किसी आयन का मूवमेंट देखना चाह रहे हो, दो आयन का। तुमने क्या किया, 50 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया।
और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है ए और बी। ए का साइज जो है वो है 100 किलो डाल्टन, और बी का साइज जो है वो है 50 किलो डाल्टन। ज्यादा मूवमेंट किसका होगा? 50 किलो डाल्टन का, बी का। यहाँ पे बी का मूवमेंट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि छोटा है, ज्यादा मूवमेंट करेगा। क्योंकि छोटा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कम लगेगा। और दूसरी बात, हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, ई की वैल्यू जो है वो क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो जो फॉर्मूला देखा था हमने थोड़ी देर पहले, V इज इक्वल्स टू ई जेड अपॉन एफ, तो ई की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जेड की वैल्यू भी फिक्स है, क्योंकि हमने यहाँ पे चार्ज बताया नहीं है। ओनली एक ही चीज बचता है, वो है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन जो है वो साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो जिसका साइज छोटा है उसका फ्रिक्शन जो है वो कम होगा, और फ्रिक्शन कम होगा तो इसका मूवमेंट जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तब इसी बात पे। मान लो दो एक मॉलिक्यूल है, वो है 100 किलो डाल्टन का। लेकिन हमने इसके ऊपर दो तरीके के इलेक्ट्रिकल फील्ड डाले। एक डाला हमने 50 वोल्ट का, और एक डाला 100 वोल्ट का। मूवमेंट किसमें ज्यादा होगा? सर ये बताइए कि मतलब इसको कूलिंग सिस्टम में रखे हैं कि नहीं? नहीं रखे हैं। सर 100 वाला में होगा। हम लोग चाहे कूलिंग सिस्टम में रखे चाहे मत रखे, मूवमेंट 100 वाले में ही ज्यादा होगा। हम लोग कूलिंग सिस्टम में इसलिए रख रहे थे ताकि हम लोग एफिशिएंटली क्या कर सके, उसको, उसका मूवमेंट को मेजर कर सके। चलो देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद कि कैसे करेंगे उस चीज को हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक जगह पे हम लोग 50 वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। मॉलिक्यूल का वेट है 50 किलो डाल्टन, लेकिन दो मॉलिक्यूल है। सॉरी, चार्ज चेंज हो रहा है। एक के ऊपर +1 चार्ज है, और एक के ऊपर +2 चार्ज है। मूवमेंट किसका ज्यादा होगा? +2। बी वाला। बी वाले का मूवमेंट ज्यादा होगा। सिंपल सिंपल सा चीज है। ये हम लोग को यहाँ पे चीजें फोकस करनी है। ये फॉर्मूला याद रखना और चीजें अपने आप से क्लियर होती जाएगी। अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा अप्लाई करोगे तो मूवमेंट ज्यादा होगा। अगर मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज ज्यादा है तो भी मूवमेंट ज्यादा होगा, लेकिन अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो मूवमेंट कम होगा। लेकिन मूवमेंट ओनली और ओनली साइज के ऊपर नहीं, शेप के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, मूवमेंट जो है वो साइज ही नहीं शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है। मूवमेंट डिपेंड ऑन और साथ ही साथ सॉल्यूशन की विस्कोसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन निकल के आ गया है यहाँ पे हमें, कि मूवमेंट जो है वो मॉलिक्यूल के सेज शेप और साइज, साथ ही साथ सॉल्यूशन की विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता।
अब ये साइज का तो बात समझ में आ गया है, ऊपर हम लोग देख लिए थे पहले एग्जांपल में। शेप का मतलब क्या है, तो तुम क्या कर रहे हो, एक एग्जांपल लो, एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि हमने क्या कर लिया, एक बैक्टीरिया से प्लाज्मिड आइसोलेट किया, और उस प्लाज्मिड को जब हमने देखा तो वो प्लाज्मिड था 10 किलो बेस पेयर का, 10 kb का। लेकिन हमने देखा कि वो दो कन्फर्मेशन में पाया जा रहा था। क्या पाया जा रहा था, एक तो वो सर्कुलर प्लाज्मिड हो सकता था, या तो फिर उसमें सुपर कॉइलिंग पाया जा सकता था। यही जो प्लाज्मिड है 10 kb का, वो या तो सर्कुलर फॉर्म में पाया जा सकता था या फिर सुपर कॉइलिंग वाले फॉर्म में पाया जा सकता था। हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। दोनों प्लाज्मिड का साइज जो है वो 10 kb ही है। लेकिन एक प्लाज्मिड का मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। कौन सा प्लाज्मिड किसका मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा, सर्कुलर। तो जिसका मूवमेंट हमको ज्यादा देखने को मिलेगा वह है सुपर कॉइल वाले का। जबकि सर्कुलर वाला प्लाज्मिड जो है वो थोड़ा कम मूव करेगा। अब रीजन क्या है, तो देखो, इतना सिंपल सा बात हम लोगों को पता चल जाना चाहिए कि सर्कुलर प्लाज्मिड जो है वो रिलैक्स्ड प्लाज्मिड है, जबकि ये वाला जो प्लाज्मिड है वो सुपर क्वाइल्ड है। सुपर क्वाइल्ड होने का मतलब क्या, रिलैक्स प्लाज्मिड की तुलना में ज्यादा कॉम्पैक्ट। सुपर क्वाइल्ड प्लाज्मिड का मतलब ज्यादा कॉम्पैक्ट हो चुका है, वो कम जगह पे ज्यादा मॉलिक्यूल यहाँ पे आके अरेंज हो सकते हैं। तो ये देखो, अगर रिलैक्स प्लाज्मिड है तो 10 के किलो बेस पेयर का जो बेसिस हैं, 10 किलो बेस पेयर जो बेसिस हैं, उनको फिट होने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। जबकि सुपर क्वाइल्ड प्लाज्मिड में इसी 10 kb को फिट होने के लिए कम जगह की जरूरत पड़ेगी। और जैसे ही कॉम्पैक्शन होगा, कॉम्पैक्शन की वजह से उसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। शेप चेंज होने की वजह से उसका साइज चेंज हो जाएगा, और साइज चेंज होने की वजह से उसका मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो याद रखना, अगर सेम साइज का दो डीएनए ले लिए हो तुम लोग, सेम साइज का, और अगर एक डीएनए जो है वो रिलैक्स्ड है और एक डीएनए जो है वो पॉजिटिवली सुपर क्वाइल्ड है, तो समझ जाओ वो ज्यादा मूव करेगा। बाकी दूसरा बात तो तुमको पता ही है कि जब साइज ज्यादा है तो वो कम मूव करेगा, लेकिन सेम साइज का है और उसके शेप में चेंजेस है, तो हो सकता है कि उसके मूवमेंट में भी चेंजेस देखने को मिल जाए। इट मे बी पॉसिबल। तो ये तो हो गए इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रिंसिपल्स। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो सब चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस नहीं करा रहे हैं, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं कराते हैं, सीधे सीधे हम लोग
देखो, और जो हमारा इलेक्ट्रोफोरोसिस है ना, वो दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका की अगर मैं बात करूंगा ना, तो यहां पे किसी भी तरीके का मैट्रिक्स यूज नहीं होगा। नो मैट्रिक्स इज यूज्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रोफोरोसिस करा रहे हैं और ये इलेक्ट्रोफोरोसिस का चेंबर है, तो इस चेंबर के अंदर ओनली और ओनली बफर भरा हुआ होगा। किसी भी तरीके का मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे, और इसी बफर में क्या देखने को मिल जाएगा, तुमको मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी फिक्स मैट्रिक्स नहीं है, ओनली बफर में ही क्या होगा, मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जब बफर में ही ओनली और ओनली मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो सिंपल सा चीज है, पॉजिटिव चार्ज वाला चीज निगेटिव की तरफ मूव करेगा, और निगेटिव चार्ज वाला जो भी चीज है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। सेपरेशन हो जाएगा। और ये वाला चीज तुम आरओ के दौरान देख सकते हो, रिवर्स ऑस्मोसिस के दौरान यही चीज तो होता है। जब वाटर को आरओ से गुजारा जाता है, तो वाटर के अंदर जो भी मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स अपोजिट अपोजिट वाले चार्ज की तरफ मूव कर जाते हैं, और मूव करने के कारण वाटर के अंदर से मिनरल्स गायब हो जाते हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम लोग यहां पे मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं। तो फिर ये मैट्रिक्स बना किसका किसका हो सकता है, तो ये तो या तो मैट्रिक्स बना हुआ हो सकता है पेपर का। मैट्रिक्स किसका बना हुआ हो सकता है, पेपर का। तो जब मैट्रिक्स पेपर का बना हुआ होगा, तो इसको बोल दिया जाएगा पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैट्रिक्स किसका बना हुआ है, मैट्रिक्स बना हुआ है ऑफ पेपर, तो इसको कह दिया जाएगा पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। या फिर मैट्रिक्स बना हुआ हो सकता है किसी एक जेल का, उसको कहा जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम लोग का जो मेन टॉपिक जिसको हम लोग को पढ़ना है, वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्योंकि बायोलॉजिकल सैंपल्स जो होते हैं, वो मोस्टली जो सेपरेशन होता है उसका, वो किया जाता है बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल में भी दो तरीके के जेल हो सकते हैं, यानी कि दो तरीके का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एक हो सकता है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और दूसरा हो सकता है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस खुद दो तरीके का हो सकता है। अगर तुमने जेल के रूप में एगारोज यूज किया है, तो उसको एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करेंगे। और अगर जेल पॉलीएक्रिलामाइड का बना हुआ है, तो उसको पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे। तो पहले तो हम लोग को इस एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज समझना पड़ेगा। चलो, तो पहले हम लोग एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ते हैं।
Now we are going to discuss about agarose gel electrophoresis. In the agarose gel electrophoresis, the gel matrix is made up of agarose. So what is this agarose? So agarose is a purified form of agar. एगारोज क्या होता है? तो एगारोज इज अ प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ द एगार. तो ये एगार के बारे में तो तुमने सुना ही होगा. ये जो एगार हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, एगार होता है एक पॉलीसेकेराइड. व्हाट इज दिस? एगार इज अ पॉलीसेकेराइड. What do we mean by polysaccharide? It consists of repeating units of sugars. तो अगर एगार की बात करोगे तो एगार जो होता है वो एगारोबायोज नाम के सुगर के रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ होता है. एगार इज मेड ऑफ repeating unit of agarobioes. Repeating unit of agarobioes. अब इस एगारोबायोस की अगर बात करो तो ये एगारोबायोस इज ए डाइसैकेराइड. एगारोबायोस क्या है? डाइसैकेराइड है. किसका किसका मिलके बना हुआ है? तो एगारोबायोस एक तो मिलके बना हुआ गैलेक्टोज का, और दूसरा है यहां पे 3,6-N हाइड्रोगैलेक्टोज. गैलेक्टोज और 3,6-N हाइड्रोगैलेक्टोज के बीच में β14 लिंकेज है. कौन सा बॉन्ड है? गैलेक्टोज. और देखो दोनों तरफ गैलेक्टोज ही है. एक तरफ जो गैलेक्टोज है वो नॉर्मल गैलेक्टोज है, दूसरे तरफ जो गैलेक्टोज है वो एन हाइड्रोफॉर्म है. ठीक है. तीसरे और छठवें नंबर पे से हाइड्रो ग्रुप को हटा दिया गया, एन हाइड्रस फॉर्म है. तो गैलेक्टोज और एन हाइड्रोगैलेक्टोज के बीच में β14 लिंकेज है, तो उससे बना एगारोबायोस. और ऐसे ही कई सारे एगारोबायोस एक साथ मिलके क्या बनाएंगे? एगार बनाएंगे. एगार में सल्फर की अशुद्धियां हो सकती हैं. अगर उन अशुद्धियों को तुमने हटा दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एगारोज में कन्वर्ट हो जाएगा. समझ में आया? और ये जो एगार है उसको एक सीवीड मतलब समुद्र में पाया जाने वाला एक एल्गा होता है, उसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है. और उसका नाम निकल के आता है, जो इसको सिक्रीट कर रहा है उसका नाम निकल के आता है हमारा जेलेडियम ग्रेसिलेमा. जेलेडियम ग्रेसिलेमा. अब मेरे हिसाब से ये शायद तक रेड एल्गा है, पर चेक कर लेना. ये रेड एल्गा जिसको जेलेडियम ग्रेसिलेमा बोल रहे हैं, ये उसको सिक्रीट करता है.
केमिकल नेचर की बात करो तो एगारोबायोस का बना हुआ है, और एगारोबायोस खुद किसका बना हुआ है? गैलेक्टोज और एनहाइड्रोगैलेक्टोज के बीच में बीटा 1,4 लिंकेज की वजह से बना हुआ है। अब जब तुमको इलेक्ट्रोफोरोसिस कराना है, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, तो तुमको एगारोस चाहिए होगा, और फिर तुम इस एगारोस को क्या करोगे? यूज करोगे फॉर द इलेक्ट्रोफोरोसिस। कैसे यूज करना है? सिंपल सिंपल सा चीज समझो। देखो यहां पे हम लोग एगारोस को 0.5 से 2% तक यूज कर सकते हैं। एगारोस का पाउडर आता है, एगारोस का 0.5 से लेकर 2% का सॉल्यूशन बना सकते हैं, उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं बनाना। जनरली किसी भी एक लैब में 1% का सॉल्यूशन बनाया जा सकता है, 1% से ज्यादा का सॉल्यूशन नहीं बनाया जाता है। बाकी 0.5 और 2% का सॉल्यूशन तब कब बनाया जाएगा, चलो देख लेते हैं। सिंपल सा बात है, अगर हम लोग को सेपरेशन बड़े मॉलिक्यूल का करना है, ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल का करना है, तो एगारोस का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा कम, और जब हमको सेपरेशन किसी छोटे मॉलिक्यूल का करना है तो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ज्यादा। जैसे मान लो तुम्हारे पास डीएनए है, 1 मिलियन बेस पेयर से लेके 10 मिलियन बेस पेयर तक का अगर तुम डीएनए को सेपरेट करना चाह रहे हो, तो सिंपल सा बात है 0.5% एगारोस लो। जब तुम 1 KB से लेके 1 MB तक का डीएनए जब आइसोलेट करने जा रहे हो, सेपरेट करने जा रहे हो, तो 1% का सॉल्यूशन लो, और एक बेस पेयर से लेके 1 किलो बेस पेयर का अगर डीएनए सेपरेट करना चाह रहे हो, तो फिर सिंपल सी बात है 2% का सॉल्यूशन लेना। तो देख रहे हो जैसे जैसे डीएनए का साइज डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे एगारोस का कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, जेल का जो पोर साइज होता है वो छोटा होते चले जाएगा। देखो अब पहले केस में पोर साइज जो है वो क्या होगा? लार्ज होगा, लार्ज पोर साइज। जबकि 2% का जब सॉल्यूशन ले लोगे तो यहाँ पे पोर साइज जो है वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नहीं, स्मॉल। पोर साइज क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। अब पोर साइज का मतलब क्या हो रहा है? देखो जब भी कोई एक जेल बनता है ना, एगारोस जब उसमें पानी मिलाओ, गर्म करो, गर्म करने के बाद उसको वापस सॉलिडिफाई होने दोगे, तो जब ये एगारोस का पाउडर सॉलिडिफाई होगा, तो वो जब एक दूसरे से पॉलीमराइज हो रहा होगा तो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और इस केज लाइक स्ट्रक्चर में कुछ पोर देखने को तुमको मिलेंगे। तो अब जैसे कॉन्सेंट्रेशन एगारोस का क्या है? कम है, तो जब कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो यहाँ पे पोर का साइज होगा ज्यादा, और जब पोर का साइज ज्यादा होगा तो यहां से ज्यादा बड़े बड़े मॉलिक्यूल इस पोर के थ्रू जाके पास हो सकते हैं। लेकिन जब एगारोस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ज्यादा, सॉरी कम, लिख ही लेते हैं, एगारोस जब कम होगा तो पोर साइज होगा ज्यादा, और जब हमारा एगारोस यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो पोर की साइज जो है वो क्या देखने को मिलेगी? कम देखने को मिलेगी। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि जब पोर का साइज ज्यादा बड़ा है तो फिर ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल यहां से आसानी से क्रॉस कर सकते हैं और मूवमेंट हो सकता है।
लेकिन जब पोर का साइज छोटा हो जाएगा तो ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो फिर यहाँ पे मूवमेंट जो है वो रिटार्ड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। और ये जो एगारोज होता है इसमें पोर साइज इतना होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएनए को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, डीएनए एंड आरएनए का सेपरेशन हो सकता है। तो एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करके सेपरेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए कैन बी डन, क्योंकि डीएनए एंड आरएनए आर लार्ज मॉलिक्यूल as compared to amino acid and proteins. Nucleotides and DNA and RNA are the larger molecules. तो एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तुम लोग कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास जो सिचुएशन होता है वो होता है 1 KB से लेके 1 MB तक का डीएनए, जो कि 1% ऑफ द एगारोज के यूज से आसानी से क्या किया जा सकता है, उसको सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन जब हम लोग को प्रोटीन्स को सेपरेट करना है तो एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज नहीं किया जा सकता। हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करना पड़ेगा। जब हमको प्रोटीन का सेपरेशन करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ेगा। तो यहीं पे लिख लेते हैं, फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्मॉल आरएनए, प्रोटीन और स्मॉल आरएनए जैसे mRNA हो गया, siRNA हो गया, इनके सेपरेशन के लिए हम लोग पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज कर सकते हैं। और पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे पोर साइज जो होती है वो स्मॉल होती है। कितनी स्मॉल, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को पहले हम लोग देख चुके हैं कि वहां पे जेल का साइज क्या रहेगा, उससे अगर इसको कंपेयर करो तो यहाँ पे जेल का साइज और भी छोटा होगा। जबकि थोड़ा देर ऊपर डायग्राम थोड़ा सा बस ऊपर जाके देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देखा था हम, जब एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग कर रहे थे तो वहां पे कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा लो उतने छोटे पोर हम लोग नहीं ला सकते हैं जितने की पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ला। देखो अब एगारोस का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो इतना छोटा पोर तो जनरेट कर लोगे, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा वो। तो ज्यादा अच्छा है कि छोटे मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए तुम पॉलीएक्रिलामाइड का जेल बनाओ। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि ये पॉलीएक्रिलामाइड क्या है और कहां से मिलेगा हमको। तो पॉलीएक्रिलामाइड क्या होता है, एक पॉलीमर होता है। किसका किसका, तो दो चीजों का, एक तो एक्रिलामाइड का और दूसरा बिसएक्रिलामाइड का। एक्रिलामाइड और बिसएक्रिलामाइड का पॉलीमर इज नोन एज पॉलीएक्रिलामाइड। अब यहां पे दो चीजें हैं, एक है हमारा एक्रिलामाइड और दूसरा है बिसएक्रिलामाइड। ये जो एक्रिलामाइड होता है यहाँ पे मोनोमर के जैसे काम कर रहा होता है।
जबकि हमारा बिस एक्रिलामाइड जो होता है वो एक्ट कर रहा होता है एज ए क्रॉस लिंकिंग एजेंट। लेकिन क्या एक्रिलामाइड और बिस एक्रिलामाइड अपने आप पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं, दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो एक सिंपल सा हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसा इक्वेशन? मान लो ये रहा एक्रिलामाइड, एक्रिलामाइड के साथ बिस एक्रिलामाइड हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और जोड़ के ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे पॉली एक्रिलामाइड बन जाए। तो ये एक्रिलामाइड और बिस एक्रिलामाइड अपने आप नहीं जुड़ सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को इनिशिएट कराना पड़ेगा। और रिएक्शन का जो इनिशिएटर होता है उसको कहा जाता है एपीएस। फुल फॉर्म निकल के आता है अमोनियम पर सल्फेट। इनिशिएटर के तरीके से कौन काम कर रहा होता है? हमारा एपीएस, अमोनियम पर सल्फेट। और साथ ही साथ हमको एक और चीज चाहिए होता है, वो होता है कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट की तरह यहां पे काम कर रहा होता है एक केमिकल मॉलिक्यूल जिसको कहा जाता है टेमेड, टेट्रामिथाइल इथाइल डाइएमीन। एन एन एन, तीन जगह चार जगह पे एन लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना टेमेड के बारे में हो सकता है वो। एन एन एन, टी ई का मतलब टेट्रा, एम का मतलब मिथाइल, ई का मतलब इथाइल और डी का मतलब डाइएमीन, टेमेड। कैटालिस्ट का तरीके से काम कर रहा होता है। अब होता क्या है, सिंपल सा चीज समझो। इस रिएक्शन में ये कैटालिस्ट और इनिशिएटर क्या काम करते हैं? तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, पहले से एक्रिलामाइड और बिस एक्रिलामाइड का स्टॉक सॉल्यूशन बना के रख लेते हैं। एक्रिलामाइड और बिस एक्रिलामाइड का हम लोग स्टॉक सॉल्यूशन बना के रख लेंगे। स्टॉक सॉल्यूशन के फॉर्म में इसको स्टोर कर लिया जाता है। स्टॉक सॉल्यूशन तुम चाहो तो 5% का बना सकते हो, 10% का बना सकते हो, 15% का बना सकते हो, 20% का बना सकते हो। कितने भी परसेंट का तुम क्या कर लो, स्टॉक सॉल्यूशन बना के रख लो। लेकिन कभी भी एपीएस और टेमेड पहले से हमको नहीं मिलाना, खास करके टेमेड और एपीएस। तुम चाहो तो टेमेड मिला सकते हो, लेकिन एपीएस तो हमेशा और हमेशा एकदम फ्रेशली ऐड करना होता है हमको। अब ऐसा क्या खासियत है एपीएस में? तो एपीएस को देखो, हमने लिखा इनिशिएटर। एक्रिलामाइड और बिस एक्रिलामाइड अपने आप पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकते हैं। अगर एक्रिलामाइड और बिस एक्रिलामाइड को जुड़ के पॉली एक्रिलामाइड बनाना है तो उस रिएक्शन को स्टार्ट कौन करवा सकता है? हमारा एपीएस ही करवा सकता है। लेकिन इस रिएक्शन को बहुत ज्यादा तेजी से करवाना है तो हमको टेमेड डालना पड़ेगा। अब टेमेड डालेंगे तो क्या होगा? तो हमने पहले तो क्या कर लिया, एक्रिलामाइड और बिस एक्रिलामाइड का स्टॉक जो था, उस स्टॉक से जितना वर्किंग सॉल्यूशन था उसको ले लिया और उस वर्किंग सॉल्यूशन में एपीएस और टेमेड डाल दिया। जैसे ही एपीएस के साथ टेमेड डालेंगे, ये टेमेड क्या करेगा, अटैक कर देगा एपीएस के ऊपर। टेमेड किसके ऊपर अटैक कर देगा? एपीएस के ऊपर अटैक कर देगा। और एपीएस के ऊपर अटैक करने के बाद फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करवाएगा।
टैमेड क्या करेगा, एपीएस के साथ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करवाएगा। और ये जो फ्री रेडिकल बना हुआ है वो अटैक कर देगा एक्रिलामाइड और बिसएक्रिलामाइड के ऊपर। और जैसे ही एक्रिलामाइड और बिसएक्रिलामाइड के ऊपर अटैक होगा ये हम क्रॉस लिंकिंग बना लेंगे। क्या कर लेंगे, क्रॉस लिंकिंग बना लेंगे। तो टेमेट जैसे ही डाला जाएगा सॉल्यूशन में वो एपीएस के ऊपर अटैक कर देगा। इसीलिए एपीएस को हम लोग क्या करते हैं, पहले से डाल के नहीं रखते हैं, क्योंकि एपीएस जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में भी क्या हो सकता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकता है और वो वहीं पे पॉलीमराइजेशन करा सकता है स्टॉक सॉल्यूशन में। इसीलिए कभी भी स्टॉक सॉल्यूशन के अंदर तुम लोग एपीएस डाल के नहीं रखोगे। एपीएस हमेशा फ्रेशली ऐड करना है तुमको। और एपीएस को स्टोर करने का भी तरीका है कि उसके ऊपर सनलाइट ना पड़े, क्योंकि अगर उसके ऊपर सनलाइट पड़ गया तो वो खुद फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेगा। तुम्हारे पॉलीमराइजेशन का तुम जितना टाइम सोच के रखोगे उससे पहले ही सॉल्यूशन जो है वो पॉलीमराइज हो जाएगा। दिक्कत की बात हो सकती है। दूसरी बात, तुम लोग क्या करो, अगर बिस एक्रिलामाइड डालना भूल जाओगे तो ये एक्रिलामाइड लीनियर सीक्वेंस बनाएगा। क्या बनाएगा, लीनियर पॉलीपेप्टाइड बनेगा। तो इस चीज को भी लिख लेते हैं। अगर बिस एक्रिलामाइड एब्सेंट है तो जो एक्रिलामाइड है इट फॉर्म्स ए लीनियर सीक्वेंस। अगर बिस एक्रिलामाइड एब्सेंट है तो एक्रिलामाइड लीनियर पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। लेकिन बिस एक्रिलामाइड जो है वो क्रॉस लिंकिंग कराता है। बिस एक्रिलामाइड अगर तुम डालना भूल जाओगे तो लीनियर पेप्टाइड बन जाएगा, जेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? तुमको अगर जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाना है तो तुमको बिस एक्रिलामाइड डालना ही पड़ेगा। मतलब क्या है इसका, सिंपल सा चीज समझो। मान लो ये रहा एक्रिलामाइड, ये जो ब्लू कलर से हम लोग बनाए हैं ये है एक्रिलामाइड। तुम इसमें बिस एक्रिलामाइड डालना भूल जाओ, एपीएस और टेमेट डाल दो। क्या करो, एपीएस भी डाल दो प्लस टेमेट भी डाल दो। लेकिन बिस एक्रिलामाइड डालना भूल गए तो ये जो एक्रिलामाइड है वो एक दूसरे के साथ लीनियर फॉर्म में जुड़ जाएगा और लीनियर पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन तुम ओनली एक्रिलामाइड मत डालो, क्या डाल दो इसके साथ, बिस एक्रिलामाइड डालो। तो उस केस में क्या हो सकता है, जब तुम बिस एक्रिलामाइड डालोगे इसमें तो वो बिस एक्रिलामाइड इसके साथ साथ क्रॉस लिंकिंग करके बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से तुम्हारा बॉन्ड बन जाएगा और क्रॉस लिंकिंग की वजह से जेल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो ब्लू कलर से दिखा दे रहा है CH2,
CH2 मतलब बीच का बॉन्ड। और ये CH2 किसको किसने बनवाया है? तो बिसैक्रिलामाइड ने बनवाया। अगर तो ओनली एक्रिलामाइड लेते तो लीनियर पॉलीपेप्टाइड बनता, बिसैक्रिलामाइड लोगे तो केज लाइक स्ट्रक्चर यानी कि क्रॉस लिंकिंग का फॉर्मेशन होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये हो गया हमारे एक्रिलामाइड के बारे में, एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसका यूज हम लोग किसके लिए करेंगे? प्रोटीन, छोटे आरएनए और सिंगल न्यूक्लियोटाइड के डीएनए, सिंगल न्यूक्लियोटाइड या फिर कुछ छोटे न्यूक्लियोटाइड के डीएनए के सेपरेशन के लिए। अगर हमको सीक्वेंसिंग करना है तो हम लोग पॉलीएक्रिलामाइड का जेल बनाएंगे, ताकि एक एक न्यूक्लियोटाइड का भी जो गैप है उसको हम लोग क्या कर सके, आसानी से विजुअलाइज कर सके यहाँ पे। चलो तो फिर फटाक से इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा लेते हैं डीएनए का। अब एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम लोग क्या कर सकते हैं? डीएनए का सेपरेशन कर सकते हैं। स्टेप वाइज स्टेप तुम लोग को आराम से सुनते जाना है, चीजें थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएंगी, और अगर लैब में काम किए होगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, सिंपल सा बात है कि जब भी तुमको क्या करना है, डीएनए का सेपरेशन करना है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, तो तुमको एगारोज का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ेगा, एगारोज का जेल बनाना पड़ेगा। उसके लिए तुम क्या करो, 1% एगारोज लो और उसको जेल बफर में मिला दो। जेल बफर का मतलब क्या होता है? जेल भी जब बनाया जाता है तो वो पानी में डायरेक्टली नहीं बना दिया जाता है, वो बनाया जाता है किसी एक बफर में, उसको कहा जाता है जेल बफर। कंपोजिशन अलग 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 स्पीसीज से डीएनए आइसोलेट करने के लिए, अलग अलग साइज का डीएनए आइसोलेट करने के लिए अलग अलग बफर का कंपोजिशन हो सकता है। तो तुम जिस भी तरीके का बफर बना रहे हो वो तुम उसको वैलिडेट कर सकते हो किसी प्रीवियस रिसर्च पेपर से या तो खुद एक्सपेरिमेंट करके। अब उसका कंपोजिशन यहाँ पे तो नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कंपोजिशन चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है। इसीलिए जिस प्रोटोकॉल को तुम फॉलो कर रहे हो उस प्रोटोकॉल के हिसाब से तुमको जेल का बफर बनाना है, और उसमें 1% एगारोज मिलाओ, गरम करो, तब जब तक गर्म करो तब जब तक एगारोज जो है वो मेल्ट ना हो जाए, पूरा घुल ना जाए, और उसके बाद ठंडा होने दो। ठंडा होने के बाद अच्छा, पहले क्या करो, शुगर को मेल्ट करो। मेल्ट होने के बाद सॉलिड होने से पहले ही उसको कास्ट कर दो। कास्ट करने का मतलब जिस भी चैम्बर में तुम जेल बनाने जा रहे हो उसको कहा जाता है जेल कास्टिंग चैम्बर। उस चैम्बर में तुम जेल को क्या कर दो, पोर कर दो, और पोर करने के बाद सॉलिड बनने दो। सॉलिडिफाई हो गया तो तुम्हारा जेल बन जाएगा। बस जेल बनाने टाइम तुमको ध्यान ये रखना है कि तुम जेल के अंदर कॉम्ब का यूज करके
डीएनए को पुट करने के लिए, सैंपल को पुट करने के लिए वेल्स बनाना नहीं भूलोगे। तो अल्टीमेटली तुम्हारा एक जेल ऐसा बन जाएगा जिसमें कुछ छोटे छोटे वेल्स भी बना लिया है तुम लोगों ने। अब इन वेल का नंबर कितना होगा डिपेंड करेगा कि तुम्हारे सैंपल का साइज कितना है और तुम्हारे पास कॉम्ब कितना है, मतलब कॉम्ब का साइज, कॉम्ब में कितने वो चीज है होल। मान लो यहाँ पे 5 वेल्स बन गए। अब ये रहा वेल, ये बना पूरा का पूरा एगारोस का जेल। अब जब हमको इसका इलेक्ट्रोफोरोसिस कराना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक जेल टैंक में इसको डालना पड़ेगा। और जब जेल को हम लोग रखेंगे तो हॉरिजॉन्टली रखेंगे। कैसे रखेंगे? हॉरिजॉन्टली रखेंगे। हॉरिजॉन्टली रखने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ये हो गया बफर टैंक। ये हो गया बफर टैंक। अब इस बफर टैंक में क्या होगा, तो इस बफर टैंक में पहले से भरा हुआ होगा बफर। अब ये जो बफर है इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफोरोसिस बफर। इसको हम लोग जेल बफर नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रोफोरेटिक बफर बोलेंगे। और यहां पे जो जेल रखा जाएगा वो रखा जाएगा ऐसे। ये जो जेल बना हुआ है इसको यहां पे ऐसे रख दिया जाए। तो इसको जेल का पोजीशन जो है वो है हॉरिजॉन्टल, इसीलिए एक्रिला सॉरी एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। बस तुमने यहां पे एक वेल भी बनाया हुआ था। वेल कुछ साइड से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। तुम क्या कर सकते हो, यहां पे डीएनए का सैंपल लोड कर सकते हो। अब ये जो सैंपल लाओगे तुम डीएनए का, वो सैंपल डीएनए रहेगा, साथ में लोडिंग बफर रहेगा। तो 3 तरीके का बफर यूज कर रहे हो, एक जेल बनाने के लिए, एक टैंक में भरने के लिए, और टैंक में भरने के बाद एक लोडिंग के लिए बफर यूज होगा। जो लोडिंग के लिए बफर यूज होता है वो इसलिए यूज करते हैं ताकि यहाँ पे जो डीएनए का सैंपल लोड हो रहा है उसका वेट इंक्रीज हो जाए, उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाए, तो वो ऊपर की तरफ ना उठे, यहीं पे रहे। और जैसे ही डीएनए को तुमने लोड किया, तुम क्या करोगे, इसका कैप लगा दोगे जिसको लिड कहा जाता है। और जैसे ही लिड लगाओगे ये चैम्बर कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ? इलेक्ट्रिसिटी के साथ। ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा नेगेटिव चार्ज। सॉरी, डीएनए सेपरेट कर रहे हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? डीएनए का चार्ज माइनस। तो हमेशा उसको माइनस चार्ज वाले आयन की तरफ लोड करेंगे, क्योंकि वो मूव करेगा तो किधर की तरफ मूव करेगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करेगा अंदर, आसानी से उसका मूवमेंट तुम देख उसका मूवमेंट तुम देख पाओगे। मैं ये चीज बोला हूं, एकदम डेलिबरेटली बोला हूं, जानबूझ के, क्योंकि जब लोडिंग बफर तुम डालोगे तो लोडिंग बफर में एक डाई डालेंगे जिसको बोलेंगे हम लोग ट्रैकिंग डाई। क्या डालेंगे? ट्रैकिंग डाई डालेंगे। ब्लू कलर का होगा, ब्रोमोफिनॉल ब्लू हो सकता है। वो ट्रैकिंग डाई जो है वो मूव करते जाएगा, और वो जब ट्रैकिंग डाई मूव कर रहा होगा तो उसके मूवमेंट से तुम ये बता सकते हो कि अभी कितना परसेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट हो चुका। अगर ट्रैकिंग डाई 90% मूवमेंट कर लिया, मतलब समझ जाओ उस टाइम पे तुमको इलेक्ट्रोफोरेसिस को बंद कर देना, क्योंकि डीएनए जो है इसके पीछे में ही कहीं पे होगा। अब इससे ज्यादा करोगे तो हो सकता है डीएनए इस जेल से निकल के बफर में आ जाए, और बफर में आ गया तो तुम्हारा सैंपल गायब हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल जेल को तुम लोग प्लेस करोगे, और प्लेस करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस
करा सकते हो। अब जब इलेक्ट्रोफोरोसिस कराओगे तो जिस डीएनए का, देखो इलेक्ट्रोफोरोसिस कराओगे तो तुम क्या करोगे, एक जगह पे नॉन डीएनए जिसका साइज नोन है उसको डाल दोगे, इसको कहा जाएगा लैडर। क्या कहा जाएगा? लैडर डीएनए। लैडर डीएनए के बारे में याद रखना, इसका साइज पता होता है हम लोग को। साइज पता होने का मतलब ये है कि हम लोग को पता है कि ये वाला जो बैंड है वो 1000 बेस पेयर का है मान लो, इसके नीचे वाला 800 का है, ये 600 का है, ये 500 का है, ये 400 का है, ये 200 का। अब जब हम लोग को पता है तो हम लोग इसका यूज कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल सा चीज, अगर 1000 के सामने कोई बैंड मिल रहा है तो ये डीएनए का साइज भी 1000 बेस पेयर का होगा। अगर 200 वाले बैंड के सामने कोई बैंड मिल रहा है, मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे इसका साइज भी जो है वो 200 बेस पेयर का होगा। कोई 600 के सामने मिल रहा है तो 600 बेस पेयर का, और कोई 400 के सामने मिल रहा है तो 400 बेस पेयर का। अब इससे ये चीज भी तुम लोग आसानी से देख पा रहे होगे कि जिसका साइज जितना छोटा होता है उसका मूवमेंट जो है वो उतना ही ज्यादा देखने को तुमको मिल रहा होता है। जिस डीएनए का साइज जितना छोटा होगा वो उतना ही ज्यादा मूवमेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो उतना कम होगा। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है हमको पावर पैक से। पावर पैक से कनेक्टेड होता है ये प्लस और निगेटिव चार्ज। तो पावर पैक से तुम क्या दे रहे होते हो? इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होते हैं। पावर पैक में हम लोग क्या कर सकते हैं? वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। अगर तुमको इसको 50 वोल्टेज पे करना है तो 50 वोल्टेज पे कर दो, इलेक्ट्रोफोरोसिस के लिए वेट करो, फिर ट्रैकिंग डाई को देखते रहो। ट्रैकिंग डाई जैसे ही 90% मूवमेंट कर लिया, इलेक्ट्रोफोरोसिस को रोक दो। समझ में आया इतना चीज? लेकिन डीएनए तुमको दिखाई कैसे देगा? अगर तुम लोग जेल बना लिए हो, इलेक्ट्रोफोरोसिस करा लिए हो, तो इलेक्ट्रोफोरोसिस के बाद तुमको डीएनए दिखाई कैसे देगा? क्वेश्चन तो ये उठता है। तो डीएनए का विजुअलाइजेशन के लिए तुम क्या कर सकते हो? कुछ डाइस का यूज कर सकते हो, और उस डाई में एक डाई हो सकता है इथिडियम ब्रोमाइड। मान लो ये हो गया वेल। पहला जो सीक्वेंस होता है वो मैक्सिमम होता है लैडर का, क्योंकि लैडर का सीक्वेंस हम लोग को नोन होता है। तो देखो तुम क्या कर सकते हो, इथिडियम ब्रोमाइड को यूज कर सकते हो, ईटीबीआर। ETBr can be used for visualization of DNA. अब इथिडियम ब्रोमाइड तुम चाहो तो यहां देखो, जब तुम जेल बना रहे थे ना, इस टाइम पे जेल बफर में ही ऐड कर सकते हो। जब तुम क्या करो, तुम चाहो तो जेल बफर में ही ऐड कर सकते हो, या फिर जब एक बार पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफोरोसिस कंप्लीट हो जाए, तो कंप्लीट होने के बाद तुम चाहो तो जेल को ट्रीट कर सकते हो इथिडियम ब्रोमाइड के साथ बाद में। तो बेस्ट तरीका कौन सा है? पहले तुम इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट कर दो, वो बेस्ट तरीका है, कि बाद में इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करो, वो बेस्ट तरीका है? तो सिंपल सा बात समझो, देखो इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है वो होता है इंटरकैलेटिंग एजेंट।
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने इंटरकैलेटिंग एजेंट्स के बारे में थोड़ा सा तो पढ़ा था। इंटरकैलेटिंग एजेंट होने की वजह से वो क्या करता है, वो बाइंड कर जाता है डीएनए के साथ। और जब बाइंडिंग करता है तो वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में करता है। कौन से मैनर में करता है? डीएनए के साथ बाइंड करता है इन द कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर। अब कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में बाइंडिंग का मतलब यह है कि जहां पे डीएनए का अमाउंट ज्यादा होगा वहां पे ज्यादा एथिडियम ब्रोमाइड बाइंड करेगा, और जहां पे डीएनए का अमाउंट कम होगा वहां पे इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो कम बाइंड कर। तो इथिडियम ब्रोमाइड से जो सिग्नल मिल रहा होता है उस सिग्नल को देख के भी तुम बता सकते हो कि अगर ज्यादा सिग्नल है तो सिंपल सी बात है वहां पे डीएनए का अमाउंट जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर इथिडियम ब्रोमाइड का सिग्नल कम मिल रहा है तो वहां पे जो डीएनए है उसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा। बिल्कुल आराम से बता सकते हैं ये बात। लेकिन फिर वही बात कि हम पहले इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट कर दे कि बाद में इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करें। तो देखो, इथिडियम ब्रोमाइड इंटरकैलेटिंग एजेंट है, और इथिडियम ब्रोमाइड जैसे ही इंटरकैलेट करेगा इट कॉजेस चेंज इन द डीएनए। और किस चीज को चेंज कर सकता है, तो वो डीएनए के चार्ज को चेंज कर सकता है, चार्ज के साथ साथ उसके वेट को चेंज कर सकता है, वेट के साथ कंफर्मेशन को चेंज कर सकता है, पॉजिटिवली सुपर क्वेलिंग ला सकता है, और साथ ही साथ कर सकता है। तो इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए का चार्ज, वेट, कंफर्मेशन और फ्लेक्सिबिलिटी को चेंज कर सकता है। तो अगर तुमने पहले से ट्रीट कर दिया है जेल को इथिडियम ब्रोमाइड के साथ, तो पहले से जो इथिडियम ब्रोमाइड प्रेजेंट होगा वो डीएनए का कंफर्मेशन, वेट और चार्ज सबको प्रभावित करेगा, तो डीएनए की मोबिलिटी जो है वो प्रभावित हो जाएगी। तो ईटीबीआर जैसे ही बाइंड हो जाएगा तो डीएनए स्लोली मूव करेगा, डीएनए मूव स्लोली आफ्टर ईटीबीआर बाइंडिंग। तो हमेशा हम लोग ईटीबीआर का ट्रीट बाद में देंगे। तो आफ्टर रन ईटीबीआर इज यूज्ड फॉर प्रिसाइज साइज मैपिंग। अगर तुमको प्रिसाइज साइज चाहिए तो फिर तुम हमेशा जब इलेक्ट्रोफोरोसिस कंप्लीट हो जाए तो उस जेल को 5 मिनट के लिए या फिर 10 मिनट के लिए ईटीबीआर से क्या कर दो, ट्रीट कर दो। ईटीबीआर को बफर में डिसॉल्व करो, और बफर में डिसॉल्व करने के बाद उसको मिक्स कर दो जेल के साथ। जेल के साथ जब वो मिक्स हो जाएगा उसके बाद जेल को निकाल के तुम क्या कर सकते हो, ट्रांस इल्यूमिनेटर के ऊपर उसको आसानी से विजुअलाइज कर पाओगे, या फिर जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम से तुम सीधे सीधा उसका फोटो क्लिक करके उसका स्टडी कर पाओगे।
ठीक है, लेकिन ईटीबीआर कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर कॉज कर सकता है। यूज संभाल के करना है, नहीं तो उसकी जगह पे कुछ और यूज करो, जैसे कि साइबर ग्रीन यूज कर लो, साइबर गोल्ड यूज कर लो, या फिर किसी दूसरे फ्लोरोसेंट लेबल टैग को यूज कर लो। लेकिन ईटीबीआर का यूज अब धीरे धीरे कम करना स्टार्ट करो, क्योंकि ईटीबीआर जो है वो कार्सिनोजेनिक होता है। उसकी जगह पे तुम चाहो तो साइबर ग्रीन या फिर दूसरे फ्लोरोसेंट लेबल वाले टैग को यूज कर सकते हो। लेकिन फिर भी ईटीबीआर को यूज किया जाता है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सस्ता होता है इन साइबर ग्रीन या फिर साइबर गोल्ड की तुलना में। क्यों सस्ता होता है? क्योंकि ईटीबीआर इज ए केमिकल, वाइल साइबर ग्रीन साइबर गोल्ड आर फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल। जो भी फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़े से महंगे तो होते हैं। तो हम लोग डीएनए को आसानी से यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। इतना लिख लिया क्या? लिख लिया इसको? हो गया तुम लोग का? ये लिखा गया है? यस सर। सो हो तो नहीं गए हो ना? नहीं सर। तो चलो, अब ये तो हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस में। लेकिन एक चीज समझो, हम लोग को क्या करना है? मौलिक जब हम लोग छोटे साइज के डीएनए को आइसोलेट कर रहे थे तो फिर कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर तुमको जीनोमिक डीएनए चाहिए, तो जीनोमिक डीएनए जो होता है वो बड़ा होता है, तो उसको नॉर्मल वाला जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उससे सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो नॉर्मल वाले इलेक्ट्रोफोरेसिस के कुछ वेरिएंट्स आते हैं, उन वेरिएंट्स को यूज किया जा सकता है जीनोमिक डीएनए को सेपरेट करने के लिए। क्या यूज कर सकते हो? पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज कर सकते हो। पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ ही साथ तुम यहां पे क्या यूज कर सकते हो? ऑर्थोगोनल फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज कर सकते हो। अब दोनों में अंतर क्या होता है? तो सिंपल सा अंतर समझते हैं।
मान लो तुम जीनोमिक डीएनए को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हो, और जब जीनोमिक डीएनए को सेपरेट करने की कोशिश किए तो जीनोमिक डीएनए जो होता है वो साइज में बिल्कुल बड़ा होता है। तुमने तो पहले क्या किया था, निगेटिव चार्ज की तरफ डीएनए को लोड कर दिया था वेल बना के। फॉर एग्जाम्पल ये है वेल, तुम जीनोमिक डीएनए को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब जीनोमिक डीएनए मूव कर रहा है तो जीनोमिक डीएनए का साइज इतना बड़ा है कि वो इस जेल के मैट्रिक्स में फंस सकता है। तो तुम यहाँ पे पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज कर सकते हो। पल्स फील्ड का मतलब क्या होता है, अब देखो, पल्स फील्ड का मतलब ये होता है कि अभी तक तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। पल्स टाइम के लिए तुम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले आओगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले आओगे, ओनली फॉर सम फ्यू सेकेंड। कुछ सेकंड के लिए तुम क्या करोगे, चार्ज को पलट दोगे। इसे पल्स का मतलब यही है। पल्स का मतलब जो नॉर्मल चल रहा है वो तो ठीक है, नॉर्मल में यहाँ पे तुम्हारा एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, लेकिन फ्यू सेकंड्स के लिए एनोड और कैथोड का जो पोजीशन होता है उसको चेंज कर दो। इससे फायदा क्या होगा, देखो मान लो कि यहाँ पे जीनोमिक डीएनए फंस चुका था। नॉर्मली तो वो मूव किधर की तरफ कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, लेकिन फंस गया तो वो अब आगे मूव करेगा नहीं क्योंकि इसका साइज बड़ा है। तो तुमने पल्स टाइम के लिए क्या कर दिया, चार्ज को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। चार्ज को शिफ्ट करोगे तो ये थोड़ा सा पीछे जाएगा और यहाँ पे जहां पे फंसा था हो सकता है कि उसके बगल वाले पोर से निकल के आगे की तरफ मूव कर जाए। तो ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो, जीनोमिक डीएनए को आसानी से सेपरेट कर सकते हो। पल्स फील्ड में बस क्या करोगे तुम, ये जो चार्ज है उसको पल्स टाइम के लिए चेंज कर दोगे, ठीक। तो इसको पल्स फील्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाएगा, जिससे तुम जीनोमिक डीएनए को सेपरेट कर सकते हो। या तो फिर तुम क्या कर सकते हो, ऑर्थोगोनल फील्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हो। ऑर्थोगोनल फील्ड में क्या होता है, तो सिंपल सा चीज समझो, यहां पे दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 120 डिग्री का एंगल। इधर क्या करो तुम, यहां पे अगर तुम नेगेटिव चार्ज को अप्लाई कर रहे हो तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज को अप्लाई कर दो, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज को अप्लाई कर दो। अब देखो बाकी जगहों पे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज 180 डिग्री के एंगल पे थे, तो डीएनए का मूवमेंट जो होता था वो बिल्कुल सीधा होता था, बिल्कुल सीधा होता था। तो वो डीएनए एकदम 180 डिग्री सीधा चलता था। और 180 डिग्री सीधा चलते टाइम अगर वो किसी एक पोर में फंस जाता था तो पल्स फील्ड से हो सकता था उसको सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन एक तरीका ये भी है कि तुम ऑर्थोगोनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करो। ऑर्थोगोनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तुमको क्या करना है, देखो दो तरीके से तुम लोग कोशिश करो। पहले टाइम पे ये दो इलेक्ट्रोड जिसको मैं एक एक नंबर से रिप्रेजेंट किया हूं उसको चालू करो, फिर एक एक वाला जो फील्ड है उसको बंद करो, फिर ये जो दूसरा नंबर से जिसको रिप्रेजेंट किया हूं उसको चालू करो। मान लो कि यहां पे एक वेल बनाया हुआ है। तुमने फर्स्ट केस में क्या किया, पहला वाला जब चालू किया तो डीएनए पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव किया ऐसे, लेकिन अब तुमने पहला वाला फील्ड को बंद कर दिया, दूसरे वाले फील्ड को चालू कर दिया, तो डीएनए अब ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे मूव करेगा। तो कम चांसेस है कि जीनोमिक डीएनए किसी एक पोर में फंस पाए, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, पहला तो पल्स चेंज कर ही रहे हो और दूसरा पल्स चेंज कर रहे हो वो एक दूसरे से किसी एक एंगल पे प्रेजेंट है, जिसके कारण डीएनए के किसी पोर में फंसने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे और हमारा जीनोमिक डीएनए आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। तो पल्स फील्ड, पल्स के लिए थोड़ा सा क्या कर दो, चेंज कर दो, और ऑर्थोगोनल में जीनोमिक डीएनए को सेपरेट करने के लिए तुम 120 डिग्री के एंगल पे दो इलेक्ट्रोड्स को थोड़े थोड़े टाइम के लिए चालू बंद करते रहोगे, चेंज करते रहोगे।
तो भी क्या हो सकता है, जीनोमिक डीएनए सेपरेट हो सकता है। तो ये हो गया तुम्हारे डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि तुम साइज कैसे पता करोगे। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। डीएनए या फिर प्रोटीन, दोनों केस के लिए काम करेगा ना ये, प्रोटीन और डीएनए दोनों के केस के लिए। मान लो ये तुमने बनाया जेल, और जेल में 3 लेन बनाया है। 3 लेन का मतलब 3 वेल बनाया है, तीनों वेल में सैंपल लोड कर दिया। मोस्ट ऑफ द केसेस में पहला वेल जो होता है वहां पे प्रेजेंट होता है लेडर, और लेडर का मतलब यहाँ पे डीएनए का साइज हमको पता है। जैसे कि मान लो ये 5000 बेस पेयर का है, ये 3000 बेस पेयर का है, ये 2500 बेस पेयर का है, ये 2000 बेस पेयर का, ये 1500, ये हो गया तुम्हारा 1000 बेस पेयर का, और ये हो गया 500 बेस पेयर का। तो जो लेडर होता है उसका साइज नोन होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सबसे मोस्ट ऑफ द लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट या फिर एक्सट्रीम राइट में देखने को मिल सकता है लेडर। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सट्रीम लेफ्ट में ही देखने को मिलता है, लेकिन कुछ केसेस में एक्सट्रीम राइट मतलब कि राइट के तरफ भी लेडर देखने को मिल सकता है। अब इसका काम होता है ये बताना कि साइज कितना है। कैसे पता करेंगे हम लोग कि किसी एक डीएनए की साइज कितनी है? तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, बेंडिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बैंड यहां पे मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, एक बैंड यहां पे मिल रहा है और एक बैंड यहां पे मिल रहा है, 2 बैंड मिल रहे हैं। इसको देख के तुम लोग 2 चीज तो बता सकते हो एकदम 100%। पहला चीज तो ये बता सकते हो कि यहाँ पे ये वाला जो बैंड है वो 2500 बेस पेयर के बिल्कुल सामने पड़ा है, मतलब यहाँ पे ये वाला जो डीएनए मिल रहा है उसका सीक्वेंस कितना हो गया, 2500 बेस पेयर हो गया। सेम यहाँ पे देख के ये बता सकते हो कि ये वाला जो बैंड है वो किसके सामने मिल रहा है, 1000 के सामने मिल रहा है। मीन्स ये वाला जो बैंड है इसका साइज हो गया 1000 बेस पेयर। इसका साइज कितना हो गया, 2500 बेस पेयर, जबकि इसका साइज हो गया 1000 बेस पेयर। लेकिन एक चीज क्लियर करो, इस बैंड को बनाया है मैंने थिन और इस बैंड को बनाया है थिक। तुमको ऐसा भी केस देखने को मिल सकता है जेल में। थिन और थिक बैंड का मतलब क्या है? थिन बैंड का मतलब यह है कि उस डीएनए की क्वांटिटी है कम, और थिक बैंड का मतलब 1000 बेस पेयर वाला जो डीएनए है वो ज्यादा क्वांटिटी में है, जबकि 2500 बेस पेयर वाला जो डीएनए है वो कम क्वांटिटी में। समझ में आ रहा है कहानी? अगर बैंड पतला है, बैंड थिन है, तो फिर डीएनए की क्वांटिटी कम है, साइज तो 2500 ही है, क्वांटिटी कम है। अगर बैंड की चौड़ाई ज्यादा है, इसका मतलब 1000 बेस पेयर वाले डीएनए बहुत सारे हैं वहां पे,
तो साइज तो 1000 ही है, लेकिन उसका नंबर जो है, उसका अमाउंट जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है तुम्हें। अब अगर बैंड लेडर के बिल्कुल सामने दिख रहा है तो तुम आसानी से ये बता सकते हो कि डीएनए का साइज कितना होगा। लेकिन एक ऐसा केस आ रहा है जिसमें जो बैंड है वो ना तो लेडर के सीधा में आ ही नहीं रहा, 2 लेडर के बीच में आ रहा है। तब तुम कैसे बताओगे कि इस डीएनए का साइज कितना है? हम्म? तब कैसे बताओगे कि डीएनए का साइज कितना है? तब तुमको एक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं आरएफ। और आरएफ कैसे कैलकुलेट करना है तो उस चीज को पहले आराम से लिख लेते हैं, तब समझते हैं। देखो, हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर किसी डीएनए या फिर प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट अननोन है और उसका बैंड जो है वो 2 नोन साइज के बीच में आ रहा है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? आरएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं, इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएनए और प्रोटीन इज अननोन। अगर डीएनए या फिर प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट अननोन है और इस प्रोटीन या फिर डीएनए की बात कर रहे हैं, दिस डीएनए और प्रोटीन बैंड comes between 2 molecular weight markers। और इसका वेट जो है वो 2 मॉलिक्यूलर वेट मार्कर्स के बीच में आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी। और किसका किसका? एक तो तुम्हारा मार्कर का और दूसरा अननोन सैंपल का, दोनों का आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करना। अब कैसे आरएफ वैल्यू कैलकुलेट होगा? तो याद करो, ट्रैकिंग डाई की बात किए थे हम लोग थोड़ी देर पहले। ट्रैकिंग डाई बोले थे हम लोग कि ट्रैकिंग डाई जब 90% पहुंच जाता है तो तुमको इलेक्ट्रोफोरेसिस को रोक देना है। तो ट्रैकिंग डाई जो होता है वो सबसे लास्ट तक माइग्रेट किया हुआ होता है। ट्रैकिंग डाई जो होता है वो कहां तक माइग्रेट किया होता है? सबसे लास्ट, जेल के 90% लगभग तक हम उसको माइग्रेट करा सकते। अब जब हमको आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले इस वेल से मेजर करो कि डाई कितना मूव किया, माइग्रेशन डिस्टेंस बाय डाई। और दूसरा ये मेजर करो हर एक मार्कर के लिए कि वो कितना माइग्रेट किया है, माइग्रेशन डिस्टेंस बाय बैंड। अब ये मार्कर का भी बैंड हो सकता है या तो फिर अननोन का भी बैंड हो सकता है। इस तरीके से तुम लोग आरएफ कैलकुलेट करोगे। अगर अननोन डीएनए या फिर प्रोटीन का बैंड 2 मार्कर के बीच में आ रहा है, उस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा? ट्रैकिंग डाई का डिस्टेंस नापो वेल से, स्केल ले लो और स्केल से आराम से मेजर कर लो ट्रैकिंग डाई कितना दूर तक मूव किया है। और
दूसरा चीज ये मेजर करो कि लेडर का मूवमेंट कितना है वेल से, और मूव करने के बाद उसको करने के बाद साथ ही साथ यहां पे जो तुम्हारा अननोन सैंपल है उस अननोन सैंपल का भी आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर लो। और एक बार जब आरएफ वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर एक ग्राफ पुट करो। ग्राफ में क्या करो, एक्स एक्सिस की तरफ ले लो मॉलिक्यूलर वेट को, लॉग ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, और दूसरी तरफ ले लो आरएफ का वैल्यू। मान लो कहीं पे आरएफ का वैल्यू आया 0.1, कहीं पे आया 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, और मॉलिक्यूलर वेट है यहाँ पे मान लो लॉग लिए हैं तो 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 1, 2, 3, 4, 5 कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पे ये जो 1000 वाला वो चीज है इसका निकल के आएगा log 2, 100 का निकल के आता है, सॉरी log 10 का वैल्यू निकल के आता है 1, log 100 का वैल्यू निकल के आता है 2, log 1000 का निकल के आता है 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा 1000 वाला है उसका log निकल के आएगा 3, तो जो 100 वाला है मान लो उसका आरएफ निकल के आया 0.1, 200 वाले का आरएफ निकल के आया 0.2, 300 वाले का 0.3, 400 वाले का 0.5 और 0. तो क्या हो गया, तुमको एक स्टैंडर्ड कर्व मिल गया। क्या मिल गया, एक स्टैंडर्ड रेखा मिल गई। अब स्टैंडर्ड रेखा जब तुमको मिल गई तो तुमको क्या करना है, बस ये अननोन सैंपल वाले की बात को पुट कर देना है कि हाँ इसका आरएफ इतना आया है। जब इसका आरएफ इतना आया है और तुमको आरएफ का वैल्यू पता है ना, तो तुम क्या कर सकते हो, इसी चीज को वाई एक्सिस पे प्लॉट करके देख सकते हो कि उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आएगा। या फिर तुम चाहो तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्मूला में रख के चेक कर सकते हो, तुमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करके एक स्टैंडर्ड कर्व लो, और स्टैंडर्ड कर्व से तुम क्या कर सकते हो, आसानी से डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। चलो अब ये चीज तो पता चल गया, एक और चीज पता कर लेते हैं। सिंपल सा चीज देखो, सॉरी इसको मत देखो। मान लो तुम इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हो, और इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पे तुम लेडर डालना भूल गए। तुमने एक वेल बनाया, और वेल बनाने के बाद जब डीएनए का माइग्रेशन देखा तो ये देख रहे हो कि दो बैंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग लगभग बराबर है।
तो याद रखना, डीएनए के बीच में डिस्टेंस बराबर होने का मतलब ये नहीं है कि अगर ये 100 का है तो ये 200 का होगा, ये 300 का ये होगा, ये 400 का होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, ये तो मान रहे हैं कि मास के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन मास के लॉग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मास के लॉग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब यह है कि अगर दो बराबर बैंड का साइज दिख रहा है तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो लॉग का डिस्टेंस होगा। मतलब अगर बैंड का दो बैंड के बीच में डिस्टेंस है तो एक का मॉलिक्यूलर वेट अगर 1 होगा तो दूसरे का होगा 10, तीसरे का होगा 100 और चौथे का होगा 1000। मतलब डीएनए का अगर डीएनए में बैंड की दूरी भी अगर बराबर आ रही है तो मॉलिक्यूलर वेट 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज तुमको देखने को मिल सकता है, मिलेगा कि अगर दो बैंड के बीच में दूरी बराबर है फिर भी उसके मॉलिक्यूलर वेट में जो वृद्धि होगी वो 10 गुना की वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है वो मास के लॉगरिथमिकली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ऊपर में तो मास ज्यादा होगा इसीलिए उसने डिस्टेंस कम ट्रेवल किया है, नीचे में मास कम होगा इसीलिए उसने ज्यादा ट्रेवल किया है। लेकिन अगर दो बैंड के बीच में डिस्टेंस बराबर भी है, मतलब इसको देखो, इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके और इसके बीच के डिस्टेंस के लगभग लगभग बराबर है। डिस्टेंस क्या है? लगभग लगभग बराबर है। लेकिन डिस्टेंस बराबर होने का मतलब ये नहीं कि अगर ये 1000 है और ये 100 है तो ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। नहीं, लॉग का वो चीज है, तो लॉग के हिसाब से चीजें तुमको देखने को मिलेगी। तो ये हो गया तुम्हारे पूरे डीएनए और प्रोटीन के साइज के बारे में। अब ये तो डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस था, और डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग एगारोज से करते हैं। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन का इलेक्ट्रोफोरेसिस भी सीखना पड़ेगा। कभी कभी एक प्रोटीन के इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले एक और चीज समझ लो। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ द डीएनए, ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डीएनए, movement of DNA is based on ऑप्शन दे देगा। फर्स्ट मास, सेकेंड चार्ज, थर्ड बोथ, फोर्थ नन। तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा कभी कभी कि तुम क्या कर रहे हो, डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस करा रहे हो। कौन सा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब सिंपल सा बात तुमको समझ में जानना चाहिए कि एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा रहे हैं हम। जब हम लोग डीएनए का एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा रहे हैं तो डीएनए का मूवमेंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? चलो बता दो आंसर। सर सी होगा ना? हो सकता है, अभी तक तो मेरे को नहीं पता है।
और बाकी लोगों को क्या लगता है? सी होगा सर, मास के ऊपर भी डिपेंड करेगा। आंसर निकल के आएगा मास के ऊपर डिपेंड करेगा ए। तो फिर अब तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा चार्ज के ऊपर क्यों डिपेंड नहीं करेगा? क्योंकि चाहे डीएनए एक बेस पेयर का हो चाहे 10 बेस पेयर का हो, उसके ऊपर चार्ज रहेगा माइनस। तो डीएनए के ऊपर चार्ज जो होता है वो क्या होता है? निगेटिव ही होता है। तो डीएनए के ऊपर चार्ज जब निगेटिव है तो उसका मूवमेंट ओनली और ओनली किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मास के ऊपर। क्योंकि चार्ज तो यहां पे क्या हो गया, सबके ऊपर सेम हो गया। चाहे एक बेस पेयर का डीएनए हो उसके ऊपर भी माइनस चार्ज ही होता है पीएच 7 के ऊपर। चाहे 1 लाख बेस पेयर का पकड़ लो उसके ऊपर भी चार्ज होता है माइनस। ऐसा कभी नहीं होगा कि ह्यूमन से डीएनए निकालो तो पॉजिटिव चार्ज का निकल रहा है और बैक्टीरिया से नेगेटिव चार्ज का, ऐसा कुछ नहीं। तुम चाहे ह्यूमन का डीएनए निकाल लो, चाहे बैक्टीरिया का निकाल लो, चाहे वायरस का निकाल लो, चार्ज इज कांस्टेंट। चार्ज हमेशा होगा नेगेटिव, चेंज जो होगा वो होगा मास। तो यहाँ पे सेपरेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो मास के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चार्ज इज कांस्टेंट while mass is variable। यही चीज तुम लोगों को बार बार देखना पड़ेगा कि चार्ज कांस्टेंट है, क्योंकि जब प्रोटीन की बात आएगी तो प्रोटीन में चार्ज कांस्टेंट नहीं हो सकता। कुछ प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन्स निगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन्स अनचार्ज हो सकते हैं, और कुछ प्रोटीन्स किसी पीएच पे पॉजिटिव चार्ज, किसी पीएच पे नेगेटिव चार्ज और किसी पीएच पे न्यूट्रल हो सकते हैं। तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि चार्ज कांस्टेंट है कि नहीं है। प्रोटीन्स के केस में, डीएनए के केस में मास, प्रोटीन्स के केस में चार्ज भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, लेकिन उसमें डिपेंड करेगा हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन सा करा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े कि आज के लिए बस करें? हो गया सर आज के लिए। तो फिर प्रोटीन के बारे में कल पढ़ लेंगे कि प्रोटीन का इलेक्ट्रोफोरेसिस पॉलीएक्रिलामाइड से कैसे कराते हैं। ठीक है, तो फिर थैंक यू। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर खत्म करते हैं क्लास। है कोई क्वेश्चन?